ट्रिपल एच एंड रोमन रेंज के रिश्ते नातों के ऊपर हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। और भाई मुझे देख के ऐसा लग रहा है आज की स्मैकडाउन की ड्रू मैकिंटायर का जीवन तो बिना चैंपियन रहे ही अच्छा था, अब तो और ज्यादा समस्याएं हो रही है जिंदगी में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज इस स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि रॉयल रंबल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला शो था और काफी सारी स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रोग्रेस किया है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें हमको दिखता है कि जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो अपनी एंट्रेंस कर रहे हैं। अब इससे पहले कि बंदा इज्जत से एंट्रेंस करके रिंग में पहुंचता, कोडी रोड्स ने आके उनके ऊपर अटैक कर दिया और ऐसा मारा कि भैया पूरे टाइम ड्रू मैकिंटायर भागता फिर रहा है और उसको बस इतना लगा कि मेरे को अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लेनी चाहिए और यहाँ से निकल लेना चाहिए। ड्रू मैकिंटायर उसके बाद वहाँ से निकल लेते हैं और कोडी रोड्स आते हैं इनके बीच में, कहते हैं कि क्या लगा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये मुद्दा कोडी रोड्स को छेड़ना है कि उनका एलिमिनेशन हुआ रॉयल रंबल मैच से और वो भी उस बंदे ने एलिमिनेट किया जो कि इस मैच में भी नहीं था। वो ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं, कहते हैं कि इस मंडे नाइट रॉ में मैंने देखा सीएम पंक एंड रोमन रेंज को आमने सामने और मैं एक्साइटेड था एंड आई हर्ड इट्स गोना बी दैट मेजरिंग कॉन्टेस्ट। वो डी वर्ड को यहाँ पे यूज नहीं करना चाह रहे थे और उसके बाद कहते हैं कि पता नहीं, मुझे ये इसका रेफरेंस समझ में नहीं आया। एग्जैक्ट जो लाइन कोडी रोड्स बोलते हैं वो ये थी कि आई डिडंट गेट द निकनेम रहीम फॉर नो रीजन। तो पता नहीं अब इसका क्या मतलब है, किसी को समझ में आया तो वो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है। कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तू बड़ा गुस्सा था ना जब तू चैंपियन नहीं था और मेरे पास चैंपियनशिप थी, अब यही से अब चीज़ उल्टी हो गई है, मेरा डिस्कम्फर्ट हो गया है और ये जो मेरा डिस्कम्फर्ट है वो लीड करने वाला है तेरे डाउनफॉल की तरफ और तू रेसलमेनिया तक नहीं पहुंचने वाला है। ऐसा कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं। मतलब कि एक चीज़ क्लियर कर दी थी कोडी रोड्स ने कि भैया अगर तू मेरे से पंगे लेगा और ये सोच रहा है कि तू बच के निकल जाएगा तो वैसा होने नहीं वाला। और कोडी रोड्स का प्रोमो भी काफ़ी अच्छा था। ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स को जब जब आप गुस्सा दिला देते हो तो उसके बाद जो प्रोमोज की क्वालिटी है कोडी रोड्स की वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद बैक स्टेज से सीधा निक ऑल्डिस कोडी रोड्स से बोलते हो, भाई हमें पता है कि तुझे टाइटल चाहिए लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल रख वरना प्रॉब्लम हो सकती है। चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच के लिए कंफर्म कर दिया कोडी रोड्स को, जो कि अगले हफ्ते होने वाला है। तो अगर उसको कोडी रोड्स जीतते हैं तो वह एलिमिनेशन चेंबर के मैच में उतर जाएंगे और फिर ऑब्वियसली जो है चेंबर मैच जीतेगा उसके बाद उसे मौका मिलेगा ड्रू मैकिंटायर की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेसल करने के लिए एट रेसलमेनिया। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाला हूँ। फिलहाल तो देख के ऐसा लगा कि हाँ कोडी रोड्स के भेजे में बात घुस गई है। इसके बाद नेक्स्ट टैग टीम मैच आता है इयो स्काई एंड रिया रिप्ली वर्सेस जूलिया एंड कियाना जेम्स के बीच में। बहुत सारे क्लोज फॉल्स हमने इस मैच में देखे लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। इयो स्काई एंड रिया रिप्ली ही ये वाला जो मैच है वो जीत जाती हैं और ये तो कहना पड़ेगा कि जो इयो स्काई और रिया रिप्ली के फिनिशर्स का कॉम्बो है वो जब मून सॉल्ट और रिपटाइड लगता है वो देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है कार्मेलो हेस वर्सेस मिज के बीच में। टाइम पास मैच है, बहुत उल्टा सीधा बक जाऊंगा मैं इसके बारे में, तो कुछ नहीं बात कर रहा मैं इसके बारे में। यहाँ पे तो अभी टाइटल भी ऑन द लाइन नहीं था और कार्मेलो हेस ने बड़े आसानी से वाला जो मैच है उसको जीत लिया है। इसके बाद शो पर क्वालिफाइंग मैच आता है, ये विमेंस डिवीजन से था चेंबर के लिए। लैश लेजेंड वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में जो भी जीतेगा वो चेंबर मैच में आ जाएगा। अब इस मैच में लैश लेजेंड को ठिकाने लगाना सबसे ज़रूरी काम था, वो टाइम कीपर एरिया के पीछे उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन के लिए काम बहुत आसान था, चेल्सी ग्रीन के ऊपर मून सॉल्ट लगा के टिफनी स्ट्रैटन ये वाला जो मैच है वो जीत गई हैं। और अभी देखते हैं फिर लैश लेजेंड अपना कैसे तरीका निकालने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रॉयल रंबल में बुक किया ये देख के तो लग रहा है कि रेसलमेनिया में भी शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एक बड़ा मैच दे सकती है। इसके बाद रैंडी ओर्टन का भी एक सेगमेंट आता है जहाँ पे बैक स्टेज से उनसे पूछते हैं कि और भैया कैसा चल रहा है, तो वो कहते हैं कि अपनी रॉयल रंबल की परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हूँ लेकिन आज मेरा ट्रिपल थ्रेट मैच है और उसको जीत के फिर मैं चेंबर में एंटर करूंगा और ये मेरा 10वीं बार होगा एलिमिनेशन चेंबर में जाना, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, अपने उस पूरे एक्सपीरियंस का मैं यूज़ करने वाला हूँ। फिर एलिस्टर ब्लैक भी वहाँ पे आते हैं जो कि उनको एक तरीके से इंटरप्ट ही कर रहे थे, मैच को हाइप करना चाह रहे थे बेसिकली, क्योंकि सोलो सिकोवा वर्सेस रैंडी ओर्टन वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का ये ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, चेंबर क्वालिफाइंग मैच जिसे हम कहते हैं। इसके बाद भाई ये बड़ा मस्त सेगमेंट लगा मुझे आज की स्मैकडाउन से। किट विल्सन आते रिंग के बीच में, सबको वो टॉक्सिक कहने का काम जो है वो करते हैं, कहते हैं मैं ही असली मैन हूँ, यू कांट हैंडल अ मैन हु मूव्स हिज हिप्स लाइक दिस। और उसके बाद जिस तरीके से अपनी कमर अपना पिछवाड़ा किट विल्सन मटका रहे होते हैं, ये वाला बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल गिमिक हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ही ज़्यादा
इसके साथ ना थोड़ा क्या बोलेंगे उसे, थोड़ा सही से ऑपरेट करने की ज़रूरत है। कर तो सही रहे लेकिन पता नहीं किस पॉइंट पे किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं जिस भी बंदे में कोई ब्रेव इनफ है तो वो निकल के आ जाए। एंड गेस वॉट, किसका थीम सॉन्ग प्ले होता है भाई? थीम सॉन्ग प्ले हुआ ओबा फेमी का। ओबा फेमी निकल के आता, क्या भाई जनरेशनल रिएक्शन मिलता है भाई ओबा फेमी को। अब मैंने तो रॉयल रंबल में उनको लाइव एंटर करते हुए देखा भाई, वो वाली फीलिंग अभी भी मैं फील कर पा रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे बैठ के कैसा फील हो रहा था। रिंग में आते और क्या मारा है, क्या मारा है, क्या तोड़ा है उन्होंने किट विल्सन को इस मैच में। 30 सेकंड से अंदर अंदर उन्होंने मैच खत्म कर दिया। मैच तो मुझे लग रहा है 3 सेकंड में भी कर सकते थे, लेकिन उनको था कि थोड़ी इसकी तबीयत भी तो खुश करके जाऊं कि अगली बार से मुंह खोले और ऐसा चैलेंज करे तो इसको 10 बार सोचना चाहिए। बहुत इजीली ये जो मैच है उसको वो जीत गए हैं। बेचारा किट विल्सन के लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन किट विल्सन का कोई यूनिक कैरेक्टर भी मिला हुआ है भाई। मैं तो किट विल्सन के इस कैरेक्टर से बहुत खुश हूँगा। बेटर है वो यूएस चैंपियनशिप के ओपन चैलेंजेस करने से। मैं तो ऐसी टाइप की देखो डब्ल्यूडब्ल्यू का फैन हूँ, ना कि ऐसे वाले कि तुम बोर कर रहे हो भाई रेसलिंग करके। नहीं होता इतना, वो महीने में तुम एक बार कर दोगे तो अच्छी बात है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आता है ड्रू मैकिंटायर। दोबारा से अपनी फिर से वो एंट्रेंस करते हैं। इस बार रिंग तक बंदा पहुंच गया। ऐसा लगा कि अब ड्रू मैकिंटायर को बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन अब जेकब फाटू ने आके अटैक कर दिया। उन्होंने भी बहुत बुरा मारा। ड्रू मैकिंटायर फिर से अपनी बेल्ट देख रहा है, मेरी बेल्ट कहाँ है वो लेके वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी वाले बंदों को भी जेकब फाटू ने मार दिया, तो वो पूरा उन्होंने केओस सा मचा दिया। और फिर सेम चीज़ निक ऑल्डिस ने जेकब फाटू के साथ भी करी। कहते हैं कि तेरे को भी मैच में डालना है मेरे को, जो ट्रिपल थ्रेट वाला है, तो अगर तू अपना थोड़ा ध्यान से रखेगा तो वो ज़्यादा बेटर है। जेकब फाटू को भी फिर सुननी पड़ जाती है, जो निक ऑल्डिस ने सेम बात कोडी रोड्स को बोली थी। तो यानी इनको भी अब डालेंगे, ये नेक्स्ट वीक ही होने वाला है वाला भी ट्रिपल थ्रेट मैच। और फिर वहाँ से देखते हैं कि क्या ये एलिमिनेशन चेंबर के मैच के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं या फिर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है भाई, जो कि दिल्ली तमन्ना थी ट्रिपल एच की शो पर बुक करने की, नाकामुरा वर्सेस टामा टोंगा। क्या था, क्यों था, कैसे था, क्या ज़रूरत थी, कुछ नहीं पता। बस ये जो मैच है कट थ्रोट के साथ टामा टोंगा इस मैच को जीत जाते हैं। ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद हमको नेक्स्ट शो पर देखते हैं निक ऑल्डिस, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच की विनर लिव मॉर्गन को, जो कि रकेल रोड्रिग्विस के साथ आती हैं। अपने आप को ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल विनर बोलना तो पता नहीं कब से शुरू कर दिया लिव मॉर्गन ने। जैसी जीती उसके अगले ही सेकंड से कहते हैं कि मैं सिर्फ ग्रेटेस्ट नहीं हूँ, मैं हॉटेस्ट, स्मार्टेस्ट, टैलेंटेड और सबसे आइकॉनिक रेसलर भी हूँ। और कहते हैं कि अब एक मेरे पास पावर आई है, तो ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा डिसीजन है मेक करने के लिए कि मैं जेड को पिक करूं या फिर मैं स्टेफनी को पिक करूं। लेकिन यही ओनली क्वेश्चन नहीं है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। रकेल रोड्रिग्विस के ऊपर एक तरीके से ट्रांजिशन वो करना चाह रही थी, लेकिन रकेल ने खुद ही माइक छीन के ऐसे करा कि जैसे कि वो बोलेंगी इसके बारे में। बट तभी जेड कारगिल का म्यूजिक हिट हो जाता है और वो सीधा आके लिव मॉर्गन को बोलती है कि देख बेटी, अगर तू मुझे पिक करती है तो तेरे मैं पिछवाड़े तोड़ने वाली हूँ। तो लिव मॉर्गन कहती है, लिव मॉर्गन को हंसी आ जाती है। लिव मॉर्गन बोलती है कि मैं तो स्टेफनी वकैर को पिक कर लूंगी इस मैच में, और रकेल रोड्रिग्विस तुझे हम्बल कर देगी रेसलमेनिया में, तो हम दोनों चैंपियन बन जाएंगे। जॉर्डन ग्रेस भी आती है, वो लिव मॉर्गन को आके बोलती है कि अगर मैं ही पहले चैंपियन बन गई तो फिर तो भाई तुझे मुझे फेस करना पड़ जाएगा रेसलमेनिया में। उसके बाद लिव मॉर्गन अपनी बकबक कर रही होती है, तो शट अप बिच, जॉर्डन ग्रेस और जेड कारगिल दोनों ने एक साथ बोला। निक ऑल्डिस यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि टैग टीम मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। तो बड़ी ऑड सी टीम थी कि जॉर्डन ग्रेस और जेड कारगिल, जो कि बे फेस और हील हैं, वो साथ में टीम में हैं। टैग टीम मैच ये होता है, और रकेल रोड्रिग्विस ने एक्सीडेंटली इस मैच में जो बिग बूट है वो लिव मॉर्गन को लगा दिया, और जॉर्डन ग्रेस ने पीछे से रोल अप करके रकेल रोड्रिग्विस को इस मैच में पिन कर लिया है। तो जॉर्डन ग्रेस को भी ये तो ऐसे थोड़ा एक लेवल ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि जॉर्डन ग्रेस को अपने कैरेक्टर पे थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत ही फ्लैट सा कैरेक्टर लगता है उनका, कुछ उनको डेप्थ लाने की ज़रूरत है अगर उनको ये मेन इवेंट लेवल वाले सीन में परफॉर्म करना है। इसके बाद सैमी ज़ेन हमको बैक स्टेज से दिखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। अब उनका भी क्वालिफाइंग मैच होगा एलिमिनेशन चेंबर के लिए, तो भाई सैमी ज़ेन का तो ऐसी तैसी हो गई। हर बार उनको चैंपियनशिप के लिए मौका मिल रहा है, लेकिन कभी भी वो मैच जीत नहीं पा रहे। और सैमी ज़ेन से रिलेटेड एक बात मेरे पास है अभी आपको बताने के लिए, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी फिर मैं इसको बताऊंगा तो मुझे पता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लूँगा। अगली वाली वीडियो में सैमी ज़ेन के बारे में बात करेंगे, और उसके ऊपर मुझे आपका रिएक्शन भी ज़रूर जानना है। इसके बाद हमको एक मैच कार्ड ग्राफिक भी दिखता है, और ये रोमन रेंस और सीएम पंक के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच का था। आप बताओ ग्राफिक देख के आपको कैसा लग रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको अपडेट किया इस साल के लिए। रेसलमेनिया की थीम को इन्होंने थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट करके रखा हुआ है। तो अब तो भाई रोमन रेंस और सीएम पंक का एक हमें मैच मिल चुका है रेसलमेनिया के लिए, पहला ही सबसे बड़ा मैच, सबसे तगड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया। तो यस, अभी देखते हैं पिछले कुछ टाइम में जो टिकट सेल्स है वो भी रेसलमेनिया की कैसी रही हैं, क्योंकि अगेन ये सारी चीज़ें
मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद हमको फिर से दिखते हैं ड्रू मैकिंटायर और अब वो कहते हैं भाई मैं यहाँ पे कुछ कहने के लिए आया हूँ, सबसे पहले तो तुम जेकब फार्टू और कोडी रोड्स दोनों को एलिमिनेशन चेंबर से बैन कर दो, कैसे वो मेरे ऊपर आके हमला कर सकते हैं। और सैमी ज़ेन को क्या लगा था कि वो जीत जाएगा। फिर वो आते हैं सीएम पंक और रोमन रेंस के मुद्दे के ऊपर। हम कह रहे थे ना कि क्या ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन होगा, क्योंकि रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों ने अच्छे करके ली थी ड्रू मैकिंटायर की अपने प्रोमो में। कहते हैं कि मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ये बड़े ही इनसिक्योर लोग हैं यार, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों ने कोशिश करी कि मुझे और इस टाइटल को, ये ब्रांड को सेकेंडरी दिखाने की। क्या कहते हो तुम लोग, मैन मेक्स द टाइटल। तो भाई मेरे को तुम देखो कितनी ज़्यादा कठिनाइयों से होके मैं गुजरा हूँ। उस पैंडेमिक वाले टाइम की वो बात करते हैं कि कैसे हमेशा अपनी ड्यूटी पर थे ड्रू मैकिंटायर, जब ये दोनों बंदे कहीं पर भी नहीं थे। और रोमन रेंस, आई गेट इट ब्रदर, मुझे पता है तूने सीएम पंक को क्यों पिक किया है, क्योंकि एक तरफ है तेरे पास 280 पाउंड की स्कॉटिश वॉर मशीन और दूसरी तरफ पर है तेरे पास वो बंदा जो कि एक मुक्के में उसका करियर खत्म होने को रेडी बैठा हुआ है। वो फ्रेजाइल फ्रेजाइल पंक करके भी उनको बोलते हैं कि एक फटके में भाई इसका जो करियर है वो खत्म हो जाएगा। और तुम दोनों बंदे कैसे बहुत ही बॉयज़ की तरह एक्ट कर रहे थे। देखो मैं इस तरफ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरा एंटायर रोस्टर लड़ रहा है इस समय एलिमिनेशन चेंबर मैच में आने के लिए और उसे जीतने के लिए, ताकि वो मुझे फेस करे जो कि है नंबर 1 चैंपियन, जो कि है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, ताकि उसे वो फेस करे, क्योंकि मैं हूँ द रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। ऐसे करके उन्होंने ये एक प्रोमो कट किया। थोड़ा सा और मुझे लगता है कि डीप जा सकते थे ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक और रोमन रेंस को रोस्ट करने में, लेकिन आज क्योंकि जेकब फार्टू एंड कोडी रोड्स दोनों ने अच्छा तेल निकाल दिया था पहले ड्रू मैकिंटायर का, तो शायद इतनी बातें हमको सुनने को मिली नहीं। लेकिन आई एम श्योर कि ये ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड तो जिसके साथ भी होने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, इनका शॉट्स लेना रोमन रेंस और सीएम पंक के ऊपर ये ख़त्म नहीं होने वाला। और वैसे भी आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़े एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते, तो क्या पता हमको ये जो 2 बड़े मेन इवेंट होने वाले रेसलमेनिया के, इनके बीच में भी कोई छोटा सा क्लैश दिख जाए। ऐसा मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि मे भी हो सकता आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई करे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को तो देखो भाई हर किसी इंसान से प्रॉब्लम है। अब ये प्रोमो के बाद ट्रिक विलियम्स ने आके भी उनको इंटरप्ट किया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उनको ऐसे ट्रीट किया कि जैसे भाई तू तो बच्चा है, तू वो भी साइड में ही रहे, तू ना बोले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर आता शो का मेन इवेंट, जो कि था सोलो सिकोवा वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का मैच। रैंडी ऑर्टन ने अपना वो जो सिग्नेचर टेबल तोड़ाई है वो करी, 2 बार सोलो सिकोवा को पटका अनाउंसर डेस्क के ऊपर, 1 बार एलिस्टर ब्लैक को पटका। सोलो सिकोवा ने स्पिनिंग सोलो लगाई, लेकिन एलिस्टर ब्लैक ने उसके ऊपर किकआउट कर दिया। अब रैंडी ऑर्टन एलिस्टर ब्लैक को आरकेओ लगा देते हैं और पीछे जाके सोलो सिकोवा रेडी थे अपने स्पाइक के लिए, लेकिन आज रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर नहीं बल्कि नो लुक आरकेओ लगाया सोलो सिकोवा को। सोलो पीछे खड़ा होता, उसे ऐसा लग रहा होता कि जैसे रैंडी ऑर्टन ने देखा ही नहीं है। लेकिन भाई फिर रैंडी ऑर्टन तो रैंडी ऑर्टन ही होवे हैं, उन्होंने सीधा आरकेओ हिट कर दी और पिन करके उन्होंने अपना जो एलिमिनेशन चेंबर के लिए स्पॉट है उसको सिक्योर कर लिया है। तो स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज अच्छे तरीके से प्रोग्रेस किया। बाकी 3 घंटे की स्मैकडाउन में बहुत सारे फिलर्स ट्रिपल एच को डालने के लिए मिल गए हैं, तो वो तो हमेशा एक बकवास बात रहती ही है। लेकिन अब बात करते हैं रोमन रेंस की इस वीडियो की, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट करी है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे ये एक व्लॉग है रोमन रेंस का पूरे रॉयल रंबल वाले डे का, कि कैसे वो रियाद में आया और वो सब कुछ। तो यहाँ पे एक लाइन, एक तो पहले प्रोमो सा कट किया रोमन रेंस ने, जहाँ पे ये वाली फाइल वैसे पहले भी इंटरनेट पे आ गई थी, जहाँ पे रोमन रेंस ये बोलते हैं कि मैंने तुम सबको मौका दिया, तुम सब ने भीख मांगी मेरे वापस आने के लिए, अब देखो मैं वापस आ गया। और वो अपने उस टाइम की बात करते हैं जब कैसे अपनी पोजीशन रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में बनानी पड़ी, किसी ने मेरे को ये हाथ में नहीं थमाया, क्योंकि उस टाइम पे जॉन सीना था, रैंडी ऑर्टन था, बिग शो था, केन था, ये सारे लोग थे, लेकिन कैसे मुझे मेहनत करनी पड़ी और इसलिए अब जो मैं बातें बोलता हूँ वो मैटर करती हैं। इसके ऊपर लोगों के बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस है, क्योंकि आप मतलब अगर रोमन रेंस की बात देखोगे तो जिस टाइम में रोमन रेंस का राइज हुआ है, ये ऐसे में इतना ऑर्गेनिक राइज हो पाना अब तो ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल सही है। लेकिन ये फैक्ट को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि रोमन रेंस को उस वाले स्पॉट पे डालने में कैसे विंस मैकमैन का एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इस व्लॉग की हमें दिखती है वो था रॉयल रंबल से पहले, जब रोमन रेंस और ट्रिपल एच के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है। ज़्यादा कुछ बातें हमें यहाँ पे सुनने को नहीं मिली, सिर्फ इतना है कि ट्रिपल एच पूछ रहे हैं कि भैया तुम कब लैंड करें यहाँ पे, और मतलब ऐसे छोटी छोटी बेसिक सी बातें। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगेन मैं बोलूँगा कि रोमन रेंस के साथ ट्रिपल एच की फ़ोटो नहीं आई है। और आप सोचो कि हमेशा एक फ़ोटो
फ़ोटो तो पोस्ट करते ही है ट्रिपल एच, और रॉयल रंबल विनर की तो सोचो और ज़्यादा, लेकिन रोमन रेंज जीता तो भाई वो फ़ोटो हमने कहीं पर भी नहीं देखी है। तो उस वीडियो में तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि हाँ इंटरेक्शन तो इन दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन वो वाइब देख के वैसी वाली नहीं आ रही कि जैसे ओके ये एक बॉस और ये एक जो टैलेंट है उसके बीच होता है। और वैसे भी बॉस रोमन रेंज का ट्रिपल एच को कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि भाई उनकी तो जो डीलिंग है वो अलग ही TKO और आर मैनुअल इन सारे लोगों से होते हुए जाती है। बाकी क्रिएटिव चीज़ों का जो जिम्मा है वो ट्रिपल एच संभालते हैं। तो इंटरेक्शन था दोनों के बीच में, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा ये क्रिएटिव हेड है और ये एक टैलेंट है, तो वो चीज़ तो नहीं थी। अब देखते हैं ये भी किस तरीके से स्टोरी, रियल लाइफ की जो स्टोरी है वो आपस में डेवलप करती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और पता चली रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बारे में, कैसे WWE के जो मेन इवेंट्स हैं वो बार बार चेंज होते रहे। ये मेल्जर की तरफ से आई है कि जब पहला WWE का प्लान था रेसलमेनिया के मेन इवेंट का, तो वो था सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक, सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, वही जो हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे, और कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक। लेकिन सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से मैच चेंज हुआ और मैच बदला रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स में और CM पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर में। लेकिन उसके बाद फिर ये मैच भी CM पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वाला इन्होंने मंडे नाइट रॉ में कर दिया। और अभी का जो प्लान है वो एक तो हमें पता चल चुका है, CM पंक वर्सेस रोमन रेंस, और दूसरा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स, या फिर WWE इसमें जेकब फाटू को भी ऐड कर सकती है। तो इस तरीके से WWE के जो प्लान्स हैं रेसलमेनिया के लिए वो इतने ज़्यादा चेंज हुए हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना। डेली यहाँ पे हम रेसलिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ऐसी डेली वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।